हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए बायोलॉजी के एमसीक्यू को करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीनोम अनुक्रमण के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह अनुलेखन संबंधी विनियमन की दिशा में एक उपलब्धि को चिन्हित करता है। यह शास्त्रीय आनुवंशिकी की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करता है। तो ये आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर है कि मानव जीनोम अनुक्रमण जो है एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करता है। जीनोम की शुरुआत कैसे हुई? तो मानव जीनोम अनुक्रमण या मुख्य रूप से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सफलता ने विज्ञान जगत में एक पूरी तरह से नए क्षेत्र को जन्म दिया, जिसे हम आज जीनोमिक्स या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। इस तकनीक के आने के बाद हम पूरे जीव के जेनेटिक कोड को एक साथ पढ़ने, डेटा को स्टोर करने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम हो पाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? थायमिन अनुलेखन को रोकता है। यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है। थायमिन को राइबोसोम द्वारा पहचाना नहीं जा सकता है। यूरेसिल आरएनए संबंधन को बढ़ाता है। तो यूरेसिल का संश्लेषण जो है वो ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता होता है, इसलिए हम लोग थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का प्रयोग करते हैं। यूरेसिल और थायमिन रासायनिक रूप से बहुत ही समान होते हैं। एकमात्र मुख्य अंतर यह है कि थायमिन में एक अतिरिक्त मेथिल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, दोनों रासायनिक रूप से समान है, बस अंतर इतना ही है कि थायमिन में एक मेथिल समूह का जुड़ा होता है CH3। इस मेथिल समूह को जोड़ने की प्रक्रिया में कोशिका को बहुत अधिक जैविक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, कोशिका के भीतर आरएनए का जीवन काल बहुत छोटा होता है और प्रोटीन बनाने के बाद इसे नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आरएनए को प्रोटीन बनाने के बाद क्या होता है? ये नष्ट हो जाता है। तो चूंकि कोशिका को लगातार और भारी मात्रा में नए आरएनए अणुओं का निर्माण करना पड़ता है, इसलिए ऊर्जा बचाने के लिए वह थायमिन की जगह यूरेसिल का उपयोग करती है, जो कि ऊर्जा की दृष्टि से बेहद किफायती और सस्ता है। ठीक है, अगर वो थायमिन बनाएगा तो थायमिन में एक मेथिल समूह ज्यादा होता है और मेथिल समूह को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जैविक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अगर थायमिन से वो बनाता है आरएनए, ठीक है, तो उसको ऊर्जा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या करता है कि यूरेसिल से जो आरएनए है उसका निर्माण करता है, जिसके चलते हमारा ये सस्ता हो जाता है। किसी एंजाइम का माइकेलिस मेंटन स्थिरांक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अधिकतम अभिक्रिया दर, अवरोधक सांद्रता जो एंजाइम सक्रियता को 50% तक कम कर देती है, और अधिकतम उत्प्रेरक के लिए आवश्यक एंजाइम सांद्रता, क्रियाधर सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर Vmax की आधी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रियाधर यानी कि रिएक्टेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको हम अभिकारक बोलते हैं। तो क्रियाधर सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर Vmax की आधी होती है उसे हम क्या कहते हैं? माइकेलिस मेंटन स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम Km से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? तो जैव रसायन विज्ञान में एंजाइम की कार्य प्रणाली को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है। यह एंजाइम की सांद्रता नहीं बल्कि क्रियाधर या सबस्ट्रेट की सांद्रता को बताता है। ठीक है, जब हम क्रियाधर की सांद्रता को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो एंजाइम को काम करने की गति भी बढ़ती है और अंततः अपनी अधिकतम गति तक पहुंच जाती है। ठीक है, जब हम रिएक्टेंट का सांद्रता, अभिकारक का सांद्रता बढ़ाते हैं तो एंजाइम का काम करने की गति भी बढ़ जाएगा और बढ़ते बढ़ते अपना फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएगा जहां उसका गति मैक्सिमम है। ठीक है, तो इससे हम परिभाषा क्या निकाल सकते हैं कि जिस विशिष्ट सांद्रता पर एंजाइम की गति अधिकतम गति को
ठीक आधी हो जाती है सब स्टेट की, उसी सांद्रता को हम Km कहते हैं। ठीक है, एंजाइम की गति, अधिकतम गति की जब आधी हो जाती है तो सब स्टेट की वही सांद्रता जिसपे ये आधा हुआ है, उस सांद्रता को हम क्या कह देते हैं, Km कह देते हैं। डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को संबंधित है? ठीक है, आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता, ये आपका सही है। डीएनए में क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध होता है, और यहाँ आधार का मतलब है बेस। ठीक है, बेस पेयरिंग के आधार पे। तो क्या होता है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, जैसे देख रहे हैं ये वाला श्रृंखला है ना आपका, ये ऐसे जो घुमा हुआ है पर्पल कलर वाला, ये दोनों श्रृंखलाएं जो होती है एक दूसरे की पूरक इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन युक्त क्षार, जिसको बेस बोलते हैं, इसी बेस को क्या बोलता है, अध्याय लिखा था। ठीक है, अध्याय लिखा था, एक निश्चित नियम के तहत जुड़े होते हैं। क्या नियम कहता है, नियम यही कहता है कि जी जो है हमेशा सी से जुड़ेगा। क्या कहता है, जी हमेशा जुड़ेगा किससे, सी से जुड़ेगा, और थायमीन जो है हमेशा जुड़ेगा एडेनिन से। ठीक है, यही एक निश्चित नियम आपका है। तो एडेनिन जो है हमेशा थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि एडेनिन जो है थायमीन के साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसे ही हम आधार विशिष्टता यानी बेस पेयरिंग रूल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव की डीएनए लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है? इसमें आपका किया गया है पाई 174 विभोजी को सबसे छोटी डीएनए की लंबाई। संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। NAD+ जैसे एंजाइम सहकारक मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? एंजाइम के स्थायी संरचनात्मक घटक के रूप में, संक्रमण अवस्था को स्थिर कर, संक्रियण ऊर्जा को निम्न करके। तो ये ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, बी। सहकारक क्या होता है? तो एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को तेज करते हैं। एंजाइम क्या करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। कई एंजाइमों को अपनी पूरी कार्य क्षमता दिखाने के लिए कुछ गैर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कुछ साथी की आवश्यकता होती है, कुछ असिस्टेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे हम सहकारक कहते हैं। ठीक है, तो NAD+B आपका एक सहकारक है। संक्रियण ऊर्जा क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को शुरू होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसको स्टार्ट होने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा को हम संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लकड़ी जलाते हैं। ठीक है, तो क्या लकड़ी को माचिस से जला सकते हैं? नहीं जला सकते हैं। यानी कि उस लकड़ी को जलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा वो माचिस की तिल्ली नहीं दे पाती है। ठीक है, लेकिन वही माचिस की तिल्ली से अगर हम पेपर जलाते हैं तो आसानी से जल जाता है, क्योंकि पेपर को जलाने के लिए जितनी संक्रियण ऊर्जा चाहिए, ठीक है, वो संक्रियण ऊर्जा जो होता है उसको माचिस की तिल्ली से मिल जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि किसी अभिक्रिया को शुरू होने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा जो होती है उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। संक्रमण अवस्था क्या होता है? तो अभिक्रिया के दौरान अभिकारक एक उच्च ऊर्जा वाले अस्थायी चरण से गुजरता है, जिससे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक है, और यहाँ से हमारा क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो उत्पाद बनने के बीच में ये तो रिएक्शन होता जाएगा, उत्पाद तो फाइनल स्टेज है। तो एक इसका बहुत एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे इसका ऊर्जा जो होता है सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, इसके पास ऊर्जा जो है सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, और ये चरण क्या है? अस्थायी है, क्योंकि ये उत्पाद बनने की बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, तो इसी हम बोलते हैं क्या? संक्रमण अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करें NAD की, तो जब NAD एंजाइम की सक्रिय साइट पर जुड़ता है तो यह अभिकारक के रासायनिक बंधों को कमजोर करता है। ठीक है, क्या सहकारक है तो अभिक्रिया होने के लिए पहले बंध को कमजोर होना पड़ेगा। समझ?
तो उस अभिकारक के रासायनिक बंधों को कमजोर करता है। यह संक्रमण अवस्था को रासायनिक रूप से स्थिर कर देता है। इस स्थिरता के कारण अभिक्रिया के लिए आवश्यक संक्रियण ऊर्जा, ठीक है, का ग्राफ जो होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, संक्रियण ऊर्जा हमारा जो होता है, जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए वो न्यूनतम ऊर्जा क्या हो जाता है, यानी कि नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। यानी कि अब हम माचिस के तिल्ली से भी लकड़ी को जला सकते हैं, वो ऐसा कर देता है। जैसे मान लेते हैं हम लकड़ी के तिल्ली पर पेट्रोल डाल दें तो माचिस के तिल्ली से भी उस लकड़ी को जला सकते हैं। तो वही हमारा क्या होगा, पेट्रोल क्या होगा, सहकारक हो गया। तो उसी को जब सहकारक मिलाएंगे तो हमारा संक्रियण ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगा, उसका ग्राफ नीचे आ जाएगा। परिणामतः अभिकारक बहुत तेजी से उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है, NAD+ एक सह एंजाइम है। यह अभिक्रिया पूरी होने के बाद एंजाइम से अलग हो जाता है और दूसरे एंजाइम की मदद के लिए मुक्त हो जाता है। ग्लाइको अपघटन में कौन सा एंजाइम फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की दर सीमांत फॉस्फोरिन को उत्प्रेरित करता है? तो इसका आंसर है आपका फॉस्फोफ्रुक्टाइकाइनेज 1, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। पॉल एलिच द्वारा खोजी गई निम्नलिखित में से कौन सी दवा सिफिलिस का पहला सफल उपचार बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा था सिफिलिस का उपचार? तो ये था आपका साल्वर्सन। कौन सा? साल्वर्सन, ऑप्शन नंबर बी। जर्मन जीव विज्ञानी पॉल एलिच ने वर्ष 1909 में आर्सेनिक आधारित यौगिक आर्सफेनामाइन की खोज की, जिसे बाजार में साल्वर्सन नाम से पेश किया। ठीक है, पॉल एलिस ने कब खोज किया था? 1909 में किया था। और किसका खोज किया था? उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? ठीक है, आर्सफेनामाइन था। यह दवा यौन संचारित रोग सिफिलिस के इलाज के लिए दुनिया की पहली सफल और प्रभावी कीमोथेरेपी दवा बनी। पॉल एलिच ने इसके लिए मैजिक बुलेट की अवधारणा दी थी। ठीक है, इसको क्या बोला था? मैजिक बुलेट बोला था, क्योंकि यह दवा मानव शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना केवल बीमारी फैलाने वाले रोग जनकों को चुनकर नष्ट करती थी। और बीमारी फैलाने वो बीमारी किससे फैलता है? तो बैक्टीरिया से फैलता है। यानी कि सिफिलिस के लिए हम ये भी याद रख सकते हैं कि सिफिलिस हमारा जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और इसे यौगिक 606 भी कहा जाता है। पेनिसिलिन जो है यह दुनिया का पहला प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। दुनिया का पहला प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। 1940 के दशक में आने के बाद इसने सिफिलिस के इलाज के रूप में साल्वर्सन की जगह ले ली। यानी अब हम बात करें तो सिफिलिस के इलाज में हम लोग पेनिसिलिन का यूज करते हैं। कौन सी प्रमुख खोज जठर अत्यमलता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है? पाचन एंजाइमों की भूमिका, पेट के एसिड को बेअसर करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं, एसिड को एंटीबायोटिक दवा नहीं असर करता है। हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है, सी। ठीक है, कौन सी दवा का खोज में सहायक हुआ? तो हिस्टामाइन जो है, ये खोज हुआ कि हिस्टामाइन जो है पेट में जो हमारा एसिड का स्राव होता है उसको उत्तेजित करता है। ठीक है, तो इसी हिस्टामाइन को अब हम लोग जो अम्लता है इसको कम नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम ऐसा दवा विकसित किए हैं जो कि हिस्टामाइन को ही कंट्रोल करता है और एसिड के स्राव को कंट्रोल करता है। जब हिस्टामाइन हमारा कंट्रोल हो गया तो पेट में जो एसिड का स्राव है वो कंट्रोल हो जाएगा, जिसके चलते हमारा हाइपर एसिडिटी अम्लता जो है वो कम हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है? पहले यह माना जाता था कि जठर अम्लता का एकमात्र इलाज पेट के अतिरिक्त एसिड को एंटासिड जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा उदासीन करना है, लेकिन यह केवल लक्षणों का अस्थायी इलाज था। जैसे हम क्या करेंगे, हमारे पेट में एसिड ज्यादा हो गया है तो हम क्या करें, छाल मिला देंगे, बेस मिला देंगे। बेस मिलाने से क्या हो जाएगा, रिएक्शन करके उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा ना। तो इस उदासीन के लिए हम ये काम करते थे कि बेस को मिला देते। तो बेस हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन बाद में यह बड़ी खोज हुई कि हिस्टामाइन नामक रसायन पेट की दीवारों से पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव को उत्तेजित करता है। हिस्टामाइन किसको उत्तेजित करता है? पेप्सिन को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे
पेट के अंदर एसिडिटी का काम करता है, एसिडिटी को बढ़ाने का काम करता है। इस खोज के आधार पर वैज्ञानिकों ने ऐसी दवाएं डिजाइन की जो पेट की दीवारों में मौजूद रिसेप्टर्स के साथ हिस्टामाइन की क्रिया को रोक देता है। ठीक है, इससे पेट में एसिड का उत्पादन ही कम हो गया, जिससे एसिडिटी का स्थायी उपचार संभव हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट है, पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा कौन? उत्परिवर्तित मूलीय त्वचा कोशिकाएं जिनमें रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, सुबेरिन रहित अंतश्चर्मी कोशिका, अधिभूपटल विरूपण के कारण मूल रूमों की अनुपस्थिति, बाह्य अंगों पर वितरित रंध्रीय तंत्र। तो डी जो आपका है वो राइट आंसर है। बाह्य अंगों पर जो वितरित मतलब होता है क्या, खराब डिस्ट्रक्टेड रंध्रीय तंत्र है, वो जो हमारा है वो गैस के विनिमय में बाधा डालेगा लेकिन जल अवशोषण को बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि जल हमारा कहां से मिलता है? जल से मिलता है। ठीक है, तो पौधे में मुख्य रूप से गैसों का विनिमय जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पत्तियों और तनों पर बाह्य अंगों पर मौजूद रंध्रों जिसको स्टोमेटा बोलते हैं उनके माध्यम से होता है। यदि बाह्य अंगों का रंध्रीय तंत्र, ठीक है, स्टोमेटा जो है वो विक्षेपित या विदरित हो जाए, ठीक है, तो गैस विनिमय में गंभीर बाधा उत्पन्न होगी। जड़ जो होता है वो मुख्य रूप से मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण करता है। ठीक है, जल और खनिज का अवशोषण कहां से होता है? जड़ से होता है, पत्ती से तो होता नहीं है, और न कि बाह्य अंगों के रंध्रों से होता है। इसलिए ऊपरी बाह्य अंगों के रंध्रों के खराबी आने से जड़ों द्वारा किया जाने वाला जल अवशोषण पर कोई सीधा या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए इंटैक्ट डीएनए को पृथक करने में अक्षमता मुख्य रूप से किस आणविक विशेषता के कारण थी? डीएनए का उच्च गलनांक, डीएनए की यूवी निम्नीकरण के प्रति सुग्राहिता, डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन के साथ अन्योन्य क्रिया, डीएनए की बृहद बहुलक प्रकृति और भंगुरता। तो जो अक्षमता था इसका इंटैक्ट डीएनए को पृथक करने का, वो डीएनए की बृहद बहुलक प्रकृति और भंगुरता के कारण, यानी बहुत लंबा जो था वो और भंगुरता था, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता था, इसलिए ये जो हम अक्षम थे उसको पृथक करने के लिए। कार्डियोमायोसाइट अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने और उचित संकुचन सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं? केवल अंतराल जंक्शनों के माध्यम से निष्क्रिय विसरण, वोल्टेज गेटेड आयन चैनलों और सक्रिय आयन पंपों का संयोजन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। कार्डियोमायोसाइट ये क्या होता है? तो हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं हैं। तो कार्डियोमायोसाइट्स एक निश्चित लय में सिकुड़ती और फैलती हैं। इस क्रिया के लिए कोशिकाओं के भीतर और बाहर आयनों का सही संतुलन होना जरूरी है, जिसे हम झिल्ली क्षमता कहते हैं। ठीक है, कार्डियोमायोसाइट्स जो है एक निश्चित अंतराल पे या निश्चित सीक्वेंस में सिकुड़ती या फैलती है। ये कारण किसके लिए होता है? तो कोशिका के अंदर और बाहर जो आयन है उनका संतुलन होना चाहिए, उनका बैलेंस होना चाहिए, और इस बैलेंस को हम बोलते हैं झिल्ली क्षमता। हृदय की धड़कन को शुरू और नियंत्रित करने के लिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम चैनल बहुत तेजी से खुलते और बंद होते हैं। इसके तुरंत बाद कोशिकाओं को अपनी मूल स्थिति में वापस लाने और आयनों के संतुलन को बनाए रखने के लिए सक्रिय आयन पंप जैसे कि सोडियम पोटेशियम एटीफेज और कैल्शियम पंप ऊर्जा का उपयोग करके काम करते हैं। इन दोनों का सटीक समन्वय ही हृदय के उचित संकुचन को सुनिश्चित करता है। प्रतिस्याय कॉमन कोल्ड, जिसको हम पोचा में सर्दी भी बोलते हैं, को कदाचित ही निचले श्वसन पथ का संक्रमण क्यों माना जाता है? ठीक है, इसके लिए निचले पथ संचरण हेतु एक सदिश की आवश्यकता होती है। राइनो वायरस केवल ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है, एंटाबॉडी से फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकता है, विषाणु वायु कुपिका में नष्ट हो जाता है।
तो इसका राइट आंसर है आपके पास राइनो वायरस केवल ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है। क्या होता है, बोलता है कि प्रतिशय का मुख्य कारण राइनो वायरस होता है। ठीक है, यह मानव शरीर में सामान्यतः आंतरिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस की तुलना में थोड़े कम तापमान 33 से 35 डिग्री पर सबसे बेहतर तरीके से अपनी संख्या बढ़ाता है। यानी राइनो वायरस अपनी संख्या कहां बढ़ाता है, 33 डिग्री से 35 डिग्री के बीच जब टेम्परेचर रहता है तब। इसीलिए ठंडी के मौसम में हमें सर्दी होती है। ठीक है, हमारे नाक के मार्ग और ऊपरी श्वसन पथ का तापमान बाहर की हवा के संपर्क में रहने के कारण 33 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास होता है। इसके विपरीत फेफड़ों और निचले श्वसन पथ का तापमान शरीर के मुख्य तापमान के बराबर होता है, यानी 37 डिग्री के बराबर होता है, जो राइनो वायरस के पनपने के लिए अनुकूल नहीं है। इसी शारीरिक कारण से यह संक्रमण सामान्यतः निचले श्वसन पथ तक नहीं पहुंच पाता है। क्लियर। नेक्स्ट है क्या हमारे पास, लिपिड जैव रसायन में असंतुलित वसा अम्ल कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में क्यों रखते हैं? वे आयनीय आबंध बनाते हैं जो जमने से रोकते हैं। संतुलित वसा अम्लों की तुलना में इनका आणविक भार कम होता है। शीर्ष द्वि आबंध निकुंज उत्पन्न करते हैं जिससे वंडर वाल्स अन्योन्य क्रिया कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। सी जो है वो करेक्ट आंसर। अग्नाशय की दीपिका कोशिका में से कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करती है? तो किस हार्मोन के कारण रक्त के शर्करा में वृद्धि होता है जो कि अग्नाशय की दीपिका कोशिका से निकलती है? तो इसका आंसर है आपका अल्फा कोशिका। कौन सी कोशिका? अल्फा कोशिका जो होती है वो शर्करा के स्तर को बढ़ाती है। अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपों में मौजूद अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन नामक हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, कौन से हार्मोन का स्राव करती है? ग्लूकागन हार्मोन का स्राव करती है अल्फा कोशिका। ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मुख्य रूप से यकृत पर कार्य करता है। किस पे? यकृत पे। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया और नए ग्लूकोज के निर्माण को उत्तेजित करता है, ग्लूकोज बनाता है। इसके परिणाम स्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और इसे हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। बाकी अगर हम देखें डेल्टा कोशिका तो इसका क्या काम है? तो ये कोशिकाएं सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का स्राव करती हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों के स्राव को रोकता है। ठीक है, डेल्टा कोशिका क्या करता है? सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का स्राव करती है जो इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों का स्राव को रोकता है। ग्लूकागन क्या करेगा? रक्त के शर्करा को बढ़ाएगा और इंसुलिन क्या करेगा? रक्त के शर्करा को कम करेगा। इन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो सोमैटोस्टेनिन करता है। पीपी कोशिकाएं क्या होती हैं? ये कोशिकाएं पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का स्राव करती हैं। इसका पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का जो अग्नाशय के पाचक स्रावों और गैस्ट्रिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है बीटा कोशिका। बीटा कोशिका क्या करती है? तो ये कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। बीटा किसका स्राव करता है? इंसुलिन का स्राव करता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। यह ग्लूकागन के विपरीत कार्य करता है। इंसुलिन बढ़ने से क्या होगा? हमारे पास रक्त शुगर जो होता है वो, रक्त शर्करा जो होता है वो कंट्रोल होता है, कम होता है। इसलिए बोला गया ग्लूकागन के विपरीत काम करता है। ठीक है, तो अल्फा कोशिका आपका क्या निकालती है? ग्लूकागन निकालती है। ठीक, और बीटा कोशिका जो है वो इंसुलिन निकालती है। ठीक है, ग्लूकागन क्या करता है? रक्त के शर्करा को बढ़ाता है, शुगर को बढ़ाता है। इंसुलिन जो है शुगर को कम करता है। ठीक है, ये ज्यादा ग्लूकागन ज्यादा ना निकल जाए, इंसुलिन ज्यादा ना निकल जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होती है डेल्टा कोशिका। कौन सी? डेल्टा कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक नया उत्परिवर्तन
प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को खंडजाड़ुओं मीरोजोइट में परिपक्वन के बिना यकृत से बाहर निकलने की सुविधा देता है। इसका तात्कालिक परिणाम क्या होगा? आरबीसी संविदार की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी। तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। आरबीसी संविदार की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी। क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का जीवन चक्र मानव यकृत से शुरू होता है। कहां शुरू होता है? मानव यकृत से शुरू होता है। यकृत कोशिकाओं में यह अपनी संख्या बढ़ाता है और खंडजाड़ुओं, जिनको हम मीरोजाइट भी कहते हैं, के रूप में परिपक्व होकर बाहर निकलता है। क्लियर? ये परिपक्व मीरोजोइट ही लाल रक्त कोशिका, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, उस पर हमला करता है और पुनः तोड़ता है। आरबीसी क्या करेगा? तोड़ देगा। इसको हम बोलते क्या? संविदा बोलते हैं उसका। जिससे मलेरिया के बुखार और अन्य नैदानिक लक्षण पैदा होते हैं। यदि नए उत्परिवर्तन के कारण परजीवी बिना मीरोजोइट में परिपक्व हुए, ठीक है, बिना खंडजाड़ुओं में परिपक्व हुए ही अगर यकृत से बाहर निकल जाता है, तो वो आरबीसी को संक्रमित करने में सक्षम नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? आरबीसी नहीं टूटेगी और मलेरिया के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। डीएनए में मानक क्षारक युग्मन किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है? अभी हम देखा स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग में कौन सा जो आबंधन है, कौन सा बॉन्ड होता है? तो अभी हमने देखा था इसमें आपका होता है हाइड्रोजन आबंधन। कौन सा? हाइड्रोजन आबंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? पहला है आपका टाइफाइड, दूसरा है निमोनिया, तीसरा है डिप्थीरिया, चौथा है आपके पास प्लेग। तो इसकी हम बात करें तो टाइफाइड जो होता है वो आपका सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है। कौन सा? टाइफाइड। सीरम संबंधी विधि क्या होता है कि सीरम संबंधी परीक्षणों में मरीज के रक्त प्लाज्मा या सीरम में मौजूद विशिष्ट एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है। ठीक है। टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए सीरम संबंधी विधि विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कौन सा? विडाल टेस्ट किया जाता है। बाकी ऑप्शन की बात करें हम, निमोनिया, इसका निदान मुख्य रूप से छाती के एक्सरे या थूक संस्कृति या रक्त संस्कृति द्वारा किया जाता है। निमोनिया का 3 चीज से। क्रिया की अगर हम बात करें हम, तो इसके निदान के लिए एलेक टेस्ट या जीवाणु संवर्धन टेस्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? प्लेग। प्लेग के जीवाणु की पुष्टि स्मीयर परीक्षण या पीसीआर तकनीक द्वारा किया जाता है। प्लेग का किसके द्वारा किया जाता है? स्मीयर परीक्षण या पीसीआर टेक्निक। डिप्थीरिया का एलेक टेस्ट या जीवाणु संवर्धन द्वारा किया जाता है। ब्रिक शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को सांद्रित करने वाले परासरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? इसमें आपका कौन सा है? इसमें आपका है हेनले का लूप। कौन सा? हेनले का लूप मूत्र को सांद्रित करने के लिए परासरणी प्रवणता को जो उत्पन्न करता है। जैसे ये देखिए हम, तो ये आपका जो है क्या? हेनले का लूप है। अगर हम बात करें यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब में जो नीचे वाला जो ये है यहाँ से आपका यहाँ तक, इसमें से आपका नमक बाहर निकल जाता है, NaCl। ठीक है। और असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? जैसे मूत्र आपका यहाँ से यहाँ चलता है तो जो बाकी का बचा हुआ पानी है वो भी आपका पानी बाहर हो जाता है, H2O बाहर हो जाता है और हमारा मूत्र जो है वो सांद्रित होकर आगे की ओर निकल जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है? पोषक तत्वों के अधिग्रहण, रक्षा और पाचन के लिए एंजाइमों का स्राव, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का अवशोषण, रंध्री संबंधी कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन।
कोशवाह के माध्यम से भोजन का परिवहन। तो सी जो आपका है वो करेक्ट है। रंध्री संबंधी कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन। सहायक कोशिकाएं क्या होती है? तो सहायक कोशिकाएं पौधे की पत्तियों पर मौजूद रंध्रों, जैसे ये देख रहा है, क्या है? रंध्र है, ठीक है, स्टोमेटा में रक्षक या द्वार कोशिकाओं के ठीक बाहर स्थित होती हैं। ठीक है, ये जो आपका है ये वाला ये पोर्शन, ये और इधर ये स्टोमेटा के जो घेरे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं। ठीक है, और इसके बाहर जो ये आपको दिख रहे हैं ये सब, ये यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ है, जो रक्षक कोशिका को घेरे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? सब्सिडरी सेल, जिसको इपिडर्मल सेल भी बोलते हैं, यानी कि हम सहायक कोशिका इसको बोलते हैं। ये कोशिकाएं को यांत्रिक सहारा देती है और पानी तथा आयनों जैसे पोटेशियम और क्लोराइड के आदान प्रदान में मदद करती है, जिससे रंध्र आसानी से खुल और बंद हो पाते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो पहला फिगर है आपका ये वाला, इसमें आपका जो रंध्र है, जो स्टोमेटा है, वो खुला हुआ है। और हम दूसरे फिगर की बात करें, इस फिगर की, तो इसमें जो आपका स्टोमेटा है वो बंद है। क्लियर है? नेक्स्ट है, कौन सा साइटोस्केलेटन प्रोटीन तंत्री तंतुओं का प्रमुख घटक है जो बड़े अक्ष तंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है? तो न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन और केराटिन प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है आपके पास न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 1। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन क्या होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में पाया जाने वाला एक प्रमुख साइटोस्केलेटन प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से अक्ष तंतु, जिसको हम एक्सोन बोलते हैं, के व्यास को नियंत्रित करता है। अक्ष तंतु के व्यास को नियंत्रित करता है और बड़े अक्ष तंतुओं की संरचनात्मक अखंडता और क्षमता को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी घटक है। ठीक है, बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो यह सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण करता है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन में मदद करती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करता है? तो सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन क्या करता है? जो कोशिकाओं को गति प्रदान करता है। एक्टिन प्रोटीन कोशिकाओं को गति प्रदान करता है। केरोटीन प्रोटीन क्या होता है? यह हमारे बालों, नाखूनों और त्वचा के बाहरी परत में पाया जाने वाला संरचनात्मक प्रोटीन है। तो हमसे पूछा जाए बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केरोटीन पाया जाता है। कोशिकाओं को गति कौन देता है? तो एक्टिन प्रोटीन देता है। ठीक है, संयुक्त संवहनी बंडल को क्या परिभाषित करता है? जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम त्रिज्याओं के अनुदिश एकांतर होते हैं। कैम्बियम अनुपस्थित होता है। जाइलम केवल बाहरी तरफ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। ये देखिए हम, तो ये हमारा जो है वो, ये यहाँ पे बात करें हम, ये जो हमारा है हम इसको बोलते हैं क्या? संयुक्त संवहनी बंडल। ठीक है, ये जो आपका ऊपर का पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं जाइलम। ठीक है, और जो ये येलो वाला पोर्शन है इसको बोल देते हैं हम फ्लोएम। और जो उसके नीचे वाला जो पोर्शन है आधा कटोरा के जैसा, या हम कटोरा ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? स्क्लेरन काइमा। इन तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं संयुक्त संवहनी बंडल, जिसका होता है वैस्कुलर बंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर आबंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान करती है? राइबोस शर्करा, फॉस्फेट वर्ग के आयनीन ऑक्सीजन परमाणु, प्यूरिन में नाइट्रोजन, थायमिन का मेथिल वर्ग। तो बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, फॉस्फेट वर्ग के आयनीन ऑक्सीजन परमाणु, ऑप्शन बी।
एस्टर का बंध क्या होता है? तो वह मजबूत रासायनिक बंध है जो डीएनए और आरएनए की रीढ़ का निर्माण करता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए की रीढ़ का निर्माण करता है। यह न्यूक्लिक एसिड के दो लगातार न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, एक ऊपर की और एक नीचे की ओर आपको दिखाया गया है। फॉस्फेट जो होता है अपने ऊपर वाले शुगर के 3 कार्बन से जुड़ा होता है और नीचे वाले शुगर के 5 कार्बन से जुड़ा होता है। फॉस्फेट जो है अपने ऊपर के 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और नीचे वाले के 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी आबंध के कारण डीएनए और आरएनए चेन को एक निश्चित दिशा मिलती है, जिसे हम 5' से 3' दिशा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? 5' से 3' दिशा कहते हैं। ये आपका 5' से 3' दिशा देख रहे हैं। 5' से क्या हो रहा है? 3' की तरफ आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास, एल्वियोली में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होती है? पतली वायु कोशिकीय केशिका अवरोध के साथ संयुक्त बड़ा सतह क्षेत्र, वायु कोशिकीय आकार को बनाए रखने के लिए एक मजबूत लोचदार नेटवर्क, बलगम स्रावित करने वाली कोशिकाओं की प्रचुरता, रोगजनकों से बचाने के लिए मोटी उपकला परत। तो इसका राइट आंसर जो है आपका है वो ऑप्शन ए, पतली वायु कोशिकीय केशिका अवरोध के साथ संयुक्त बड़ा सतह क्षेत्र। फेफड़ों में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। गैस का किसके द्वारा होता है? सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को सबसे अधिक कुशल बनाने के लिए फेफड़ों की वायु कोशिकाएं बहुत पतली होती हैं। कोशिकाएं बहुत पतली होती हैं, उनका कुल सतह क्षेत्र जो होता है वो काफी बड़ा होता है। वायु कोशिका की दीवार और रक्त वाहिका की दीवार मिलकर बहुत पतली झिल्ली बनाती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से आर पार जा सकते हैं। साथ ही लाखों वायु कोशिकाओं के कारण विसरण के लिए बहुत बड़ा सतह क्षेत्र मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? पश्चगामी रज्जुक से डीएनए प्रारंभक को हटाना, टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जुक को संश्लेषित करना, ओकाजाकी खंडों को एक साथ जोड़ना और डीएनए द्विकुंडलित को खोजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करता है। डीएनए पॉलीमरेज का मुख्य कार्य मूल डीएनए की एक लड़ी को पढ़कर उसके सामने बिल्कुल सटीक पूरक न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है। ठीक है, जैसे ए के सामने पी को और जी के सामने सी को। ठीक है, ए जो होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और जी जो सी से होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ए का पूरक हो गया टी, टी का पूरक हो गया ए, उसी तरह जी का पूरक हो गया सी और सी का पूरक हो गया जी। ठीक है, इस प्रकार यह नया पूरक डीएनए रज्जुक बनाता है। डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वायरस में डीएनए मौजूद नहीं होता है। आरएनए उत्प्रेरकी कार्यों सहित कई कार्य करता है। डीएनए केवल संदेशवाहक अणु के रूप में कार्य करता है। आरएनए सभी सजीवों में केवल आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो बी जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। आरएनए उत्प्रेरकी कार्यों सहित कई कार्य करता है। आरएनए केवल आनुवंशिक जानकारी नहीं ले जाता, बल्कि यह शरीर में एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। ऐसे आरएनए अणुओं को राइबोजाइम कहते हैं। जो उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण और स्प्लिसिंग जैसे महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाओं को गति प्रदान करता है या गति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है?
द्विलड़ीय कुंडली संरचना बनाने की उनकी क्षमता, अनुकूलन, संरचनात्मक उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की उसकी क्षमता, अनुवांशिक सामग्री के रूप में उनकी स्थायी भूमिका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का उनका रैखिक अनुक्रम। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो आरएनए अणु कोशिकाओं के भीतर अत्यधिक बहुमुखी होते हैं और केवल आनुवंशिक संदेश ले जाने तक सीमित नहीं होते हैं। उनकी कार्यात्मक विविधता को निम्नलिखित मुख्य रूप में देखा जा सकता है। कौन कौन से? अनुकूलन, संरचनात्मक और उत्प्रेरक। टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, एक अनुकूलक अणु के रूप में कार्य करता है जो एमिनो एसिड को पढ़कर एमआरएनए के कोड के अनुसार प्रोटीन निर्माण स्तर पर लाता है। ठीक है। संरचनात्मक में क्या होता है? आरएनए राइबोसोम आरएनए जो होता है राइबोसोम की भौतिक संरचना का प्रमुख हिस्सा बनाता है जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और उत्प्रेरक के रूप में कार्य उसका, तो कुछ आरएनए जो होता है अणु एंजाइम की तरह काम करते हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान करते हैं। तो वो जो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? ग्राहियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी सूचना संप्रेषित करना, विशेष रूप से तंत्रीय पेशी स्राव को सुगम बनाना, केवल मेरुरज्जु के स्तर पर प्रतिवर्त अनुक्रियाओं को एकीकृत करना, मस्तिष्क के पेशियों तक प्रेरक कमांड को पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्राहियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी सूचना को संप्रेषित करना। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि अभिवाही तंत्रिका जिसको हम अफर्मेट नर्व फाइब्स बोलते हैं, जिन्हें हम संवेदी तंत्रिकाएं भी कहते हैं, हमारे शरीर के अंगों, त्वचा, ग्रहियों से मिलने वाले संकेतों या उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे अगर ये हाथ है, अगर ये हाथ को आग के पास ले जाएंगे तो यहाँ से जो होगा कि सिग्नल उत्पन्न होगा। ठीक है। एक उद्दीपन उत्पन्न होगा और ये उद्दीपन हमारा चलता हुआ चला जाएगा, वो नर्वस सिस्टम तक जाएगा। ठीक है। नर्वस सिस्टम तक, न्यूरॉन तक जाएगा। न्यूरॉन जो है वो उसको फिर से आदेशित करेगा और ये आदेशित सिग्नल जो है हमारा वो चलते हुए मांसपेशियों तक आएगा। तो ये मांसपेशी को निर्देश देगा कि अगर ये आग लग रहा है, कुछ उद्दीपन हो रहा है, कुछ सिग्नल मिल रहा है, तो क्या करना है, हाथ को हमें किधर की ओर हटाना है, ये हमारा जो सिग्नल प्रदान करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के एक लंबे बहुलक के रूप में डीएनए का उल्लेख किस संरचनात्मक विशेषता को दर्शाता है? प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड समांतर फैशन से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है। यह एक शर्करा फॉस्फेट आधार और नाइट्रोजनी क्षारों से बना हुआ है। अणु में अनेक स्वतंत्र लघु श्रृंखलाएं होती हैं। अनुक्रम वृत्तीय और स्वप्रकृति की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक शर्करा फॉस्फेट आधार और नाइट्रोजनी क्षारों से बना हुआ है। डीएनए हमारा किससे बना हुआ है? शर्करा फॉस्फेट आधार, जो मैंने अभी देखा था बेस पेयरिंग वाला, और नाइट्रोजनी क्षार से बना हुआ है, ए और टी। तने पर स्थित त्वचा रोमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये केवल जड़ों में मौजूद होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं और स्रावी हो सकते हैं, ये कभी भी जल प्रतिधारण में कार्य नहीं करते हैं, ये सदैव अशाखित एवं एक कोशिकीय होते हैं। तो त्वचा रोम जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है और स्रावी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी। तने के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले रोमों को त्वचा रोम कहा जाता है। ठीक है। इसका काम क्या क्या है, विशेषता क्या है? कि बहुकोशिकीय होता है, स्रावी प्रकृति का होता है और जल संरक्षण करता है। तने पर मौजूद
ट्राइकोम आमतौर पर बहुकोशिकीय होते हैं, जबकि जड़ों पर पाए जाने वाले मूल रोम कहाँ पाया जाता है? मूल से याद हो जाएगा कहाँ पे? जड़ पे। और बाकी जो बचा वो कहाँ पाया जाएगा? तना पे। तो मूल रोम जो होता है हमेशा एक कोशिकीय होता है, और जो तना पे पाया जाता है त्वचा रोग, वो बहुकोशिकीय होता है। स्रावित प्रकृति का होता है, ये शाखित और अशाखित हो सकते हैं। इनमें से कई ट्राइकोम ग्रंथि में भी होते हैं, जो चिपचिपे पदार्थ, तेल या अन्य रसायनों का स्राव करते हैं। जल संरक्षण, इनका मुख्य कार्य वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करके पौधे से पानी के नुकसान को रोकना होता है। ठीक है, तो ये त्वचारोग ये भी काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण को प्रदर्शित करता है? प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम या यूग्लिना? तो इसका राइट आंसर है आपके पास यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है। यूग्लिना एक ऐसा अनोखा जीव है जो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह का पोषण दिखाता है। इसे मिश्र पोषी कहा जाता है। सूरज की रोशनी मिलने पर यह अपने क्लोरोप्लास्ट की मदद से प्रकाश संश्लेषण करता है। रोशनी न होने पर यह छोटे जीवों और कार्बनिक पदार्थों को खाकर विषमपोषी की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, रोशनी नहीं मिलेगा तो छोटे पदार्थ को खा जाएगा। प्लाज्मोडियम क्या होता है? तो यह एक परजीवी होता है जो कि पूरी तरह से विषमपोषी है और इससे ही मलेरिया फैलता है। अमीबा क्या है? यह भी विषमपोषी है और यह अपने कूटपाद से भोजन को पकड़ता है। पैरामीशियम क्या है? यह भी आपका विषमपोषी है जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया और छोटे कणों को खा करके पोषण प्रदान करता है। तो तीनों के तीनों आपके ये विषमपोषी हैं। हृदय चालन तंत्र में किस संरचना को प्रत्येक हृदय स्पंद को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त है? किसको? पुरकिंजे तंतु, हिंज तंतु बंध, कोटारिड नोड, आलय निलय रोड। इनमें से कौन सा जो है वो हृदय स्पंदन को प्रारंभ करने के लिए पेसमेकर के रूप में माना जाता है? तो वो होता है आपका SA नोड। कौन सा? कोटरालिंड SA नोड। ठीक है, कोटरालिंड नोड इसे हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। यह दाएं आलिंद की ऊपरी दीवार में स्थित होता है। ये जो आपका है वो दायां आलिंद है, ये आपका बायां आलिंद है। ठीक है, ये आपका दायां निलय होता है, आपका बायां निलय होता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आपका इसको बोलते हैं हम क्या? SA नोड। ठीक है, इसका मुख्य काम जो होता है विद्युत आवेग पैदा करके प्रत्येक हृदय की धड़कन को शुरू करना, उसको गति को नियंत्रित करना जो होता है वो इस प्राकृतिक पेसमेकर का काम होता है। इसी के नीचे हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो होता है वो AV नोड होता है। क्लियर? तंत्रिका आवेगों को संचारित करने में अंतर्मथन प्रभाविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है? तंत्री पेशी की सांद्रता और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में ग्राहियों की संख्या से, द्रुमाकृति के साथ माइलिन छिद्र की उपस्थिति, द्रुमाकृतिक शाखायान की लंबाई, तंत्रिका कक्ष का व्यास। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A, तंत्री पेशी की सांद्रता और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में ग्राहियों की संख्या। सिनेप्स वह स्थान है जहां दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। तो ये आप देख लेंगे हम, तो ये जो खाली स्थान आप यहां से यहां तक है इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। यहां से रासायनिक संकेत निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है? रासायनिक संकेत निकलता है। ये देखिए जो आपका येलो वाला है वो आपका चैनल होता है, जो हमने पीछे देखा था चैनल के बारे में। यही जो होते हैं आपके वो चैनल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम चैनल है। ठीक है, सिनेप्स की प्रभावशीलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि सिनेप्टिक गैप, ये जो सिनेप्टिक गैप है
में कितने न्यूरोट्रांसमीटर तंत्री पेशी छोड़ेगा। जैसे ये देख रहे हैं, ये रेड वाला, ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसको हम तंत्री पेशी बोलते हैं। और सामने वाली पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली को उसे ग्रहण करने वाले रिसेप्टरों की संख्या कितनी है। ये देख रहे हैं, ये वाला जो रिंच के जैसा है, ये इसको बोलते हैं क्या, रिसेप्टर। ठीक है, जितने अधिक रिसेप्टर्स और न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, संदेश उतनी ही मजबूती और प्रभावशीलता से आगे बढ़ेगा। तो ये संदेश क्या होता है, निकलेगा यहाँ से, और ये रिसेप्टर इसको ग्रहण करेंगे और फिर आगे की ओर न्यूरॉन्स में भेज देते हैं। एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन क्या होता है। एंजाइम की संरचना को स्थायी रूप से बदलकर उसे रोकता है, रूपांतरण के बिना क्रियाधार को तुरंत मुक्त करता है, एंजाइम के सक्रिय स्थल में कोई परिवर्तन किए बिना होता है, एक समरूपीय परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, एक समरूपीय परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है, अपने अनुसार बनाता है। प्रेरित फिट मॉडल क्या होता है, तो इस मॉडल में 1998 में डैनियल कोसलैंड द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार एंजाइम का सक्रिय स्थल पहले से पूरी तरह से कठोर या फिक्स नहीं होता है। एंजाइम का सक्रिय स्थल, जैसे ये मान लो एक सक्रिय स्थल है, ठीक है, जहां पे आपका अभिक्रिया होगा। जैसे ही क्रियाधार यानी कि अभिकारक जो होता है एंजाइम के पास आता है, तो एंजाइम की बनावट में एक परिवर्तन को प्रेरित करता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो अभिकारक का ये वाला जो पार्ट है वो आपका कैसा, एक अभिकारक मान लेते हैं, ये अभिकारक जो आपका वो स्क्वायर शेप में है, लेकिन जहां एंजाइम है क्या इसके पास स्क्वायर शेप है, नहीं है। तो क्या करेगा कि ये इसको प्रेरित करेगा, इस शेप को बदल करके एंजाइम के ट्रायंगुलर शेप को बदल करके स्क्वायर शेप में बनाने का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेरित करके इसको स्क्वायर शेप में बना दिया ताकि जो एक इसका अभिकारक था वो फिट हो जाए और दूसरा ट्रायंगुलर था वो तो फिट हो ही गया। इसके सक्रिय स्थल क्रियाधार के आकार के अनुसार बिल्कुल सटीक रूप से ढल जाता है, जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया आसानी से हो सके। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि आपका वो जो भी अभिक्रिया करना है उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बन के वो अपना अलग हो जाएगा। प्राणी संपोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, सांघीकरण या बहिक्षेपण। तो अंतर्ग्रहण जो है आपका वो प्रथम महत्वपूर्ण चरण है, अंतर्ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी। प्राणी संपोषण क्या होता है, तो पोषण की वह विधि है जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को सीधे शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और फिर उसका पाचन और अवशोषण करते हैं। अगर हम प्राणी संपोषण की बात करें तो उसके मुख्यतः 5 चरण होते हैं। कौन कौन से, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, सांघीकरण और बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण की बात करें तो अंतर्ग्रहण क्या होता है, भोजन को चबा कर या निगल कर शरीर के अंदर लेना। पाचन क्या होता है, जटिल भोजन को सरल और घुलनशील तत्वों में तोड़ना। और शोषण क्या होता है, पचे हुए भोजन को शरीर के तरल पदार्थों में सूखना, ये अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण अवशोषित भोजन से ऊर्जा बनाना और शरीर का निर्माण करना। बहिक्षेपण क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करना, ये आपका बहिक्षेपण है। तो टोटल इसके 5 चरण होते हैं। जठरांत्र पथ में मुख्यतः किस प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्यतः विशेषता क्या है। कंकाली पेशी फाइबर, रेखित पेशी तंतु, हृदय पेशी तंतु, चिकनी पेशी तंतु। तो इसका आंसर है आपके पास डी, चिकनी पेशी तंतु। और उसका विशेषता क्या है, तो मंद होता है, अविरत अनैच्छिक संकुचन होता है। हृदय पेशी जो होता है आपका वो हृदय में पाया जाता है। कंकाली पेशी जो होता है और रेखित पेशी जो होता है दोनों एक दूसरे के ही सिनोनिम है, एक दूसरे का ही नाम है।
हमारे पाचन तंत्र के अंग जैसे कि भोजन नली, अमाशय और आंतों की दीवारों में चिकनी पेशियां पाई जाती है। भोजन नली में, अमाशय में और आंत में। इन पेशियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, यह हमारी इच्छा के बिना अपने आप काम करती हैं। जैसे क्या हम अमाशय को या पेट को या आंत को ये बोलते हैं कि तुम खाना पचाना स्टार्ट करो? नहीं बोलते हैं, वो अपने आप काम करती हैं। ठीक है। ये पेशियां बहुत धीमी गति से लगातार सिकुड़ती और फैलती हैं। इस धीमी लहर जैसी गति को क्रमाकुंचन कहा जाता है, जो भोजन को धीरे धीरे पाचन तंत्र में आगे धकेलता है और उसे पाचक रसों के साथ मिलाता है। क्लियर है? कंकाली पेशी फाइबर क्या होता है? तो यह हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है, जैसे हाथ पैर में, और हमारी इच्छा से चलती है। ठीक है। कंकाली पेशी फाइबर जो हम चाहेंगे कि हाथ हमारा ऊपर हो, पैर हमारा आगे बढ़े, पैर हमारा पीछे बढ़े, तभी ये काम करता है। पाचन मार्ग के केवल शुरुआती भाग जैसे कि ग्रसनी और अंतिम भाग बाहरी गुदा में यह पाई जाती है। ठीक है। देखिए पेशी तंतु, यह कंकाली पेशियों का ही दूसरा नाम है। हृदय पेशी तंतु, यह पेशियां केवल और केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपके पास, किसी व्यक्ति में पीत वाहिनी का अवरुद्ध होना। पीत वाहिनी उसका काम नहीं कर रहा है, संभवतः किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होता है? तो ये आपका होता है विटामिन ए की कमी से। किसके चलते? विटामिन ए की कमी से। पीत उत्पादन में कमी वाले रोगों को किसके अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है? अगर पीत उत्पादन में कमी है आपको, तो किस चीज का अवशोषण जो होगा वो आपका नहीं होगा या कम होगा? जल का, वसा विलेय विटामिन का, ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का। इसका आंसर हो जाएगा बी, वसा विलेय विटामिन का। किसका? वसा विलेय विटामिन का। यकृत द्वारा उत्पादित पीतरस, पीतरस को कौन उत्पादित करता है? यकृत करता है। भोजन में मौजूद वसा का पैसिकरण करता है। पित्त का काम क्या है? वसा का पैसिकरण करना, जिससे वसा छोटे छोटे कणों में टूट जाती है, उसका पाचन आसान हो जाता है। पीतरस जो होता है उसको वसा को पचाने का काम करता है। ठीक है। विटामिन ए, डी, ई के केवल वसा की उपस्थिति में ही शरीर द्वारा अवशोषित होते हैं, क्योंकि ये वसा में घुलनशील होता है। तो शरीर में वसा रहेगा तभी हम इन विटामिन का अवशोषण कर पाएंगे। यदि किसी रोगी के शरीर में पीत का उत्पादन कम हो जाता है तो वसा का पाचन और अवशोषण ठीक से नहीं हो पाएगा। तो वसा का अवशोषण न होने के कारण वसा में घुलनशील इन विटामिनों का अवशोषण भी रुक जाएगा। जब पीत रस है जो वसा को इमल्सीकरण करता है, पैसीकरण करता है, जो पीत ही हमारा नहीं बनेगा तो उसमें वसा नहीं बनेगा, वसा नहीं बनेगा तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो भी नहीं बनेगा। द्विबीजीय मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा संयोजी ऊतक। कौन सा? संयोजी ऊतक जाइलम और फ्लोएम के बीच। प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? चक्रीय रोग का मतलब होता है बार बार होने वाला। ठीक है। मच्छर के काटने से अनवरत प्रवेश, पर्यावरण से निरंतर पुनः संक्रमण, केवल यकृत कोशिकाओं का संक्रमण, आरबीसी संवेदार और प्रत्येक कुछ दिनों बाद आविष मोचन। तो यही होता है, हमने पढ़ा था पीछे कि आरबीसी संवेदार, आरबीसी को ये क्या कर देता है? तोड़ देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिसके चलते हमारा मलेरिया होता है। मलेरिया रोग की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें रोगी को एक निश्चित अंतराल जैसे कि 48 या 72 घंटे में बहुत तेज बुखार, ठंड और कपकपी आती है। परजीवी मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर गुणन करता है। जब एक निश्चित समय चक्र पूरा होता है तो संक्रमित आरबीसी एक साथ फटती है और आरबीसी के फटने से परजीवी एक साथ एक विषैला पदार्थ हीमोजोइन और अन्य सूजन बढ़ाने वाले तत्व रक्त प्रवाह में मुक्त कर देता है। यह अचानक छूटा हुआ टॉक्सिन ही
शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है, जिससे तेज बुखार और कपकपी का चक्रीय दौरा पड़ता है। अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये हमारा कौन, पेप्सिनोजन, जो कि पेप्सिन में रूपांतरित होता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अमाशय से प्रोटीन को पाचन का प्रारंभ जो होता है, पाचन को स्टार्ट कौन करता है? तो वो करता है आपका पेप्सिनोजेन। हमारे अमाशय की दीवारों में पाई जाने वाली मुख्य कोशिकाएं एक निष्क्रिय एंजाइम का स्राव करती हैं, जिसको हम पेप्सिनोजेन कहते हैं। जब पेप्सिनोजेन अमाशय में मौजूद HCl के संपर्क में आता है तो यह सक्रिय हो जाता है और पेप्सिन में बदल जाता है। जब HCl से रिएक्शन करेगा तो वो पेप्सिन में बदल जाएगा। पेप्सिन ही वह पहला एंजाइम है जो भोजन में मौजूद जटिल प्रोटीनों को तोड़कर उन्हें छोटे पेप्टाइड्स के रूप में बदलना शुरू करता है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि शरीर के किस अंग से कौन कौन से रस निकलते हैं। ठीक है, और कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। अगर मुख की बात करें हम, तो मुख में हमारी होती है लाल ग्रंथियां, और ये लाल ग्रंथियां जो होती है वो 3 होती है। 3 जोड़ी हमारे पास लाल ग्रंथियां होती हैं। इससे हमारे एंजाइम निकलते हैं, कौन सा, टाइलिन और लाइसोसोम। अमाशय से कौन सा निकलता है, जठर ग्रंथि से पेप्सिन और रेनिन। अग्नाशय की बात करें हम, यहाँ से निकलता है हमारा अग्नाशयी रस, जो कि होता है हमारे पास ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और छोटी आंत की बात करें तो यहाँ से आंतरिक रस निकलता है, और इसमें एंजाइम निकलता है इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और लाइपेज। ठीक है, इनसे हमारे ये सब जो एंजाइम्स है वो निकलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहां पे आपको इससे निकलने वाले एंजाइम और उनके क्या कार्य हैं उनको याद करने के शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप सर्च कीजिएगा कि शरीर के मुख्य पाचक अंग और उससे निकलने वाले एंजाइम्स, तो आपको वो दिख जाएगा। नहीं दिखता है तो उसमें लास्ट में आप लिख दीजिएगा बाय अनप्लग एग्जाम्स। ठीक है, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जहां से जा करके आप शरीर के मुख्य पाचक अंग और उनसे निकलने वाले एंजाइम को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप उसे याद कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रमण ने किसके प्रारंभ को चिन्हित किया? तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन ही यही देखा था। इसको किया था प्रतिरक्षा विज्ञान, कोशिकानुवांशिकी, जीनोमिकी या संरचनात्मक जीव विज्ञान। तो ये किया था आपका किसका? जीनोमिकी को। ठीक है, मानव जीनोम अनुक्रमण जो था वो किसको प्रारंभ किया था? जीनोमिकी के अध्ययन को प्रारंभ किया था। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कौन सी प्रमुख घटना लाल रक्त कोशिकाओं के संविदारण का कारण बनती है? तो याद है आपको, कौन सा बनता है? आरबीसी के अंदर खंडजाणुओं जो होते हैं उनकी परिपक्वता और गुणन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये परिपक्व होकर के और आरबीसी में क्या होता है? फट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ बनाता है? कौन बनाता है? तो ये बनाता है आपका इसकी स्थिर द्विकुंडलिनी संरचना। डीएनए हम दिखाया था कि आपको उसमें द्विकुंडलिनी संरचना होती है, इस टाइप से आपका जो संरचना होता है। पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर ए। स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। यह दुनिया की पहली वास्तविक और प्रभावी एंटीबायोटिक थी जिसने बैक्टीरिया से होने वाले घातक संक्रमण जैसे कि निमोनिया, डिप्थीरिया और घावों से लाखों लोगों की जान बचाई थी। बाकी ऑप्शंस की बात करें हम, तो रेबीज के टीके की खोज जो लुई पास्चर ने 1885 में की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। चेचक के पहले टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था, जो दुनिया का पहला टीका था। तो याद रखिएगा, दुनिया का पहला टीका कौन था? चेचक का टीका था, जिसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। HIV जो एक वायरस है, HIV के लिए पहली दवा जो थी वो AZT थी।
मानव के संतुलित आहार में रुक्ष अंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है? यह शर्करा के अवशोषण में वृद्धि करता है, यह वसा भंडार में सहायक होता है, यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है। सी आपका राइट आंसर है। यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है। ठीक है। वृक्षांश जो होता है मुख्य रूप से पौधों से निकलने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सेल्यूलोज होता है, जिसे हमारा शरीर पचा नहीं पाता है। ठीक है। हालांकि इनमें कोई पोषक तत्व या ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन ये मल को भारी और मुलायम बनाता है। मल को भारी और मुलायम बनाता है, वृक्षांश बनाता है। इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। इससे भोजन पाचन नली में आसानी से आगे बढ़ता है, जिससे मल त्याग सुचारू रूप से होता है और कब्ज की समस्या नहीं होती है। क्लियर है? कब्ज की समस्या नहीं होती है। थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियां कौन सी हैं? ये आपका है कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? अम्ल को उदासीन करने के लिए हम क्या करेंगे? क्षार का सेवन करेंगे। इनमें से क्षार की बात करें हम तो ये हमारा बेकिंग सोडा। कौन? बेकिंग सोडा जो है हमारा वो क्षार है। क्लियर है? तो ये आज का हमारा वीडियो था बायोलॉजी का, जिसमें हमने 49 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।